बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एबनॉर्मल क्लिनिकल साइकोलॉजी। और आप कह सकते हो कि साइकोलॉजी की बुनियाद भी पर्सनैलिटी ही है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए और आइडिया होना चाहिए कि किस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होता है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज एन इंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ inner experiences and behavior that deviates markedly from the norms and expectations of individuals' culture, is pervasive and inflexible, has an onset in adolescence or early adulthood, is stable over time and leads to distress or impairment। काफी लेंथी डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली ये वाली चीज है, इसकी जो डेफिनेशन है ना, ये वाली है असल। A personality disorder is an enduring pattern of inner experience और behavior, ऐसा inner experience और ऐसा behavior that deviates markedly from the norms and expectations of the individual's culture। ऐसा behavior या ऐसा experience जो deviate कर रहा हो किससे? expectation से या फिर नॉर्म से। किसकी नॉर्म से? उसका जो कल्चर है, कल्चरल नॉर्म से या एक्सपेक्टेशन से अगर हट के कोई बिहेवियर है ना, तो दैट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऐसा बिहेवियर या ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि किसी कल्चर की नॉर्म्स या उसके एक्सपेक्टेशन से हट के हो, दैट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये बेसिकली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट को अंडरस्टैंड करना होगा। वो कहता है ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, एक्सपेक्टेशन से हटके या नॉर्म से हटके बिहेवियर एक्सपीरियंसेस हो ना, इज परवेसिव एंड इनफ्लेक्सिबल। ये परवेसिव हो और इनफ्लेक्सिबल हो। हैज एन ऑनसेट, यानी कि ये कॉन्टिन्यूसली रहें, मुसलसल ये रहें, ठीक है। और हैज एन ऑनसेट इन एडोलेसेंस और अर्ली एडल्टहुड, उसका जो स्टार्ट हो या ऑनसेट है वो एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड में हो। इज स्टेबल ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ वो स्टेबल रहे, यानी कि खत्म ना हो। एंड लीड्स टू डिस्ट्रेस और इंपेयरमेंट, फिर वो लीड करे किसको, या वो कॉज करे डिस्ट्रेस को या फिर इंपेयरमेंट को। दैट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सिंपल वर्ड्स में, ऐसा बिहेवियर, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कल्चरल नॉर्म्स या एक्सपेक्टेशन से हटके हों, डेविएट कर रहे हों और वो स्टेबल रहे ओवर टाइम और उसकी वजह से डिस्ट्रेस और इंपेयरमेंट हो, तो दैट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब सिर्फ यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई कल्चरल नॉर्म्स या एक्सपेक्टेशन से हटके कोई बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा। नहीं, उसके लिए कुछ और क्राइटेरिया भी है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि ऑनसेट उसका एडोलेसेंस या अडल्टहुड में होना चाहिए, अर्ली अडल्टहुड में। इसके साथ साथ स्टेबल ओवर टाइम, स्टेबल भी होना चाहिए और इनफ्लेक्सिबल हो और परवेसिव हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो इंपेयरमेंट को कॉज करे, यानी कि उसकी वजह से डिस्ट्रेस हो या फिर फंक्शनिंग में इंपेयरमेंट हो, बंदा नॉर्मली वर्क ना कर सके, नॉर्मली परफॉर्म ना कर सके अपनी रूटीन ड्यूटीज या रूटीन टास्क। तो दैट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओवरव्यू, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैव 4 डिफाइनिंग फीचर्स। अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं? 4 फीचर्स होते हैं या उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लें। सारी प्रॉब्लम्स इनके आसपास ही आपको मिलेंगी, इसी तरह की प्रॉब्लम्स मिलेंगी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। एक तो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, ठीक है। एक तो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है, यानी कि नॉर्मल थिंकिंग पैटर्न नहीं होगा उसका। दूसरा प्रॉब्लमैटिक इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेज भी उसके प्रॉब्लमैटिक होंगे, नॉर्मल इमोशनली रिस्पॉन्स नहीं करेगा वो, ठीक है। ओवर और अंडर रेगुलेटेड इंपल्स कंट्रोल, या तो ओवर रेगुलेटेड होगा या फिर अंडर रेगुलेटेड इंपल्स कंट्रोल। इंपल्स कंट्रोल का मतलब है कि खुद पे कंट्रोल ना होना, कुछ करने से पहले सोचना ना सोचना, दैट इज इंपल्स कंट्रोल। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम होना या तो बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा। एंड इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज, और इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज है। इंटरपर्सनल का मतलब है कि सोशल लाइफ के अंदर भी उसको प्रॉब्लम्स हैं, जब उसको दूसरों के साथ डील करना है तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हो, तो दैट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है, प्रॉब्लमैटिक इमोशनल रिस्पॉन्सेज है, अंडर या ओवर रेगुलेटेड इंपल्स कंट्रोल और इंपेयर्ड इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज या इंपेयरमेंट।
ये इसका आप कह सकते हो करेक्टरिस्टिक। While these four core features are universal among all 10 personality disorders, ये फीचर तो है ना तमाम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में आपको मिलेंगे, यानी कि इस तरह की जो बिहेवियर हैं या थॉट पैटर्न्स हैं तमाम डिसऑर्डर्स में मिलेंगे। The DSM-5 divides the personality disorder into 3 different clusters, 3 clusters में डिवाइड किया गया है। वो 3 clusters कौन कौन से हैं उनको हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। The personality disorders are grouped into 3 clusters based on descriptive similarities. ये जो क्लस्टर डिफाइन किए गए ना या क्लस्टर बनाए गए हैं, ये बेसिकली सिमिलैरिटीज की बेस पे बनाए गए हैं, यानी कि एक क्लस्टर के अंदर एक ही तरह के या मिलते जुलते लोग होंगे, ठीक है, मिलते जुलते सिम्टम्स के साथ, पर्सनैलिटी के साथ। जैसे क्लस्टर ए है, इंक्लूड, इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? पैरानॉइड, स्किज़ोइड और स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। 3 डिसऑर्डर हैं, टोटल 10 डिसऑर्डर्स हैं। पहले 3 क्लस्टर हैं, पहले क्लस्टर में 3 हैं, दूसरे क्लस्टर में 4 डिसऑर्डर हैं और तीसरे क्लस्टर में 3 डिसऑर्डर्स हैं। पहले में पैरानॉइड, स्किज़ोइड और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये दोनों पहले नाम मिलते जुलते हैं, तो आप इसके साथ इसको एसोसिएट करके याद कर सकते हो। और तीसरा दूसरे के साथ एसोसिएट करेगा, ये स्किज़ोइड है, वो स्किज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसकी डेफिनेशन, इस क्लस्टर में किस तरह के लोग होंगे? अब याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि हर क्लस्टर के अंदर, क्योंकि तीनों क्लस्टर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस क्लस्टर के अंदर किस तरह की पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, किस तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो वो इन डेफिनेशन से आपको अंदाजा हो जाएगा। इंडिविजुअल्स विद दीज डिसऑर्डर्स ऑफन अपीयर ऑड और इसेंट्रिक, ऑड और इसेंट्रिक बिहेवियर के साथ आपको मिलते हैं। वो इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? ऑड का मतलब होता है जो बेसिकली नॉर्मल से हट के हो, अजीब बिहेवियर हो। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स हु हैव अनयूजुअल और अनकन्वेंशनल बिहेवियर। ये भी ऑड का आप कह सकते हो सिनोनिम ही है एक तरह से, कि इसमें भी अनयूजुअल या अनकन्वेंशनल बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं इस क्लस्टर के अंदर, यानी कि ऐसे बिहेवियर जो हमें आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। जैसे उसके नाम से भी आपको लग रहा है, पैरानॉइड, स्किज़ोइड या स्किज़ोटिपल, स्किज़ोफ्रेनिया टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं, डिलीजन्स और हेलुसिनेशंस टाइप वगैरह, ठीक है, उससे रिलेटेड या उससे मिलते जुलते आपको उसमें सिम्टम्स मिलेंगे। उसके बाद है जी क्लस्टर बी। इसके अंदर 4 डिसऑर्डर हैं, एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रोनिक और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रोनिक और नार्सिसिस्टिक क्लस्टर बी के अंदर। डेफिनेशन क्या है? इंडिविजुअल्स विद दीज डिसऑर्डर्स ऑफन अपीयर ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक। इसके अंदर जो लोग होंगे वो ड्रामेटिक, इमोशनल, इरेटिक बिहेवियर के साथ होंगे। इरेटिक का मतलब क्या होता है? इरेटिक बिहेवियर रेफर्स टू अनप्रिडिक्टेबल, ऐसा बिहेवियर जिसको प्रिडिक्ट ही ना किया जा सके कि क्या करेगा वो। इरेगुलर और इनकंसिस्टेंट एक्शंस और इमोशंस, यानी कि कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी किसी तरह से बिहेव कर रहा है, कभी किसी तरह से कर रहा है, तो दैट इज इरेटिक बिहेवियर। सिंपली इसको अनप्रेडिक्टेबल बोल सकते हैं। क्लस्टर सी, क्लस्टर सी इंक्लूड्स अवॉइडेंट, डिपेंडेंट एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। इसमें अवॉइडेंट है, डिपेंडेंट और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी है। डेफिनेशन, इंडिविजुअल्स विद दीज डिसऑर्डर्स ऑफन अपीयर एंग्शियस और फियरफुल। लास्ट वाला क्लस्टर याद करना बहुत आसान है कि इसमें जो लोग हैं ना वो एंग्शियस और फियरफुल टाइप के होंगे। जैसे कि आपको पता, अवॉइड करने वाले, अवॉइडेंट जो होंगे वो भी मतलब एंग्शियस या फियरफुल होते हैं। डिपेंडेंट लोग भी एंग्शियस और फियरफुल होते हैं। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव का तो हमें पता है, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर की एक टाइप रह चुका है, तो इसमें भी एंग्शियस और फियरफुल लोग ही होते हैं। It should be noted that this clustering system, although useful in some research and educational situations, has serious limitations and has not been consistently validated. ये जो क्लस्टर सिस्टम है ना, ये बेसिकली रिसर्च और एजुकेशनल पर्पसेस में तो काम आता है, बट इसकी भी कुछ सीरियस लिमिटेशंस हैं और इसको आप कंसिस्टेंट या कंसिस्टेंटली वैलिडेटेड सिस्टम नहीं कह सकते। यानी कि ये नहीं है कि जिस तरह से बोला गया है उसके अकॉर्डिंग ही ये हमें देखने को मिलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, या इन्हीं क्लस्टर्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं कि अगर एक किसी एक में क्लस्टर ए की टाइप का डिसऑर्डर पाया जाता है तो दूसरे सिम्टम्स नहीं होंगे दूसरे क्लस्टर्स के, ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, 2 or more disorders from different clusters or traits from several of them can often co-occur। यानी कि एक से ज्यादा क्लस्टर के डिसऑर्डर या एक से ज्यादा
डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को अकर भी कर सकते हैं, वो भी मतलब पाए जा सकते हैं। एंड वेरी इज इन इंटेंसिटी और परवेसिवनेस, और वे वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। A review of epidemiological studies from several countries found a median prevalence of 3.6% for disorders in cluster A। मतलब ये प्रेवलेंस की बात की है, 3.6% पाए जाते हैं क्लस्टर ए के, 4.5 क्लस्टर बी के, 2.8 फॉर क्लस्टर सी, एंड 10.5 फॉर एनी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। 10.5 एनी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, ये इसकी प्रेवलेंस है। अच्छा, प्रेवलेंस अपीयर्स टू बी वेरी अक्रॉस कंट्रीज एंड बाय एथनिसिटी, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट ट्रू क्रॉस कल्चरल वेरिएशन, यानी कि डिपेंड करता है कि कल्चर टू कल्चर वेरी कर सकता है सिचुएशन, उसके साथ साथ कंट्री टू कंट्री। उसके बाद डायमेंशनल मॉडल फॉर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। डायमेंशनल मॉडल क्या होता है कि किस तरह से बेसिकली हमने डिसऑर्डर्स को समझना है, डायग्नोज करना है या अंडरस्टैंड करना है, वो डायमेंशनल मॉडल है जो यूज किए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स जो कि यूज किए जाते हैं इसमें DSM-5 में। एक है कैटेगोरिकल और एक है डायमेंशनल अप्रोच। कैटेगोरिकल अप्रोच कौन सी होती है? ये बेसिकली डिसऑर्डर्स को एक क्राइटेरिया की बेस पे देखना, एक थ्रेशोल्ड की बेस पे देखना कि अगर वो थ्रेशोल्ड मीट हो रहा है या वो क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो हम उसको डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी बात कर लें उसकी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, तो 9 सिम्टम्स है ना, अगर 9 में से 5 सिम्टम मौजूद होंगे तो ही हम उसको डिप्रेशन डायग्नोज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये है कैटेगोरिकल अप्रोच कि या तो डिसऑर्डर है या नहीं है, यानी कि अगर थ्रेशोल्ड को मीट करेगा तो डिसऑर्डर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और दूसरा है डायमेंशनल अप्रोच, यहां पर हम बात करते हैं सेवेरिटी की, यानी कि कितनी सेवेरिटी के साथ सिम्टम्स मौजूद हैं किसी पर्सन के अंदर, माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं या सिवियर किस्म के सिम्टम्स हैं या डिसऑर्डर हैं। ये है डायमेंशनल अप्रोच, और दोनों अप्रोचेस ही यूज होती हैं। पहली अप्रोच ये देखने के लिए कि उसको डिसऑर्डर है या नहीं है, और दूसरी अप्रोच ये देखने के लिए कि वो किस लेवल का डिसऑर्डर है उसको, या किस लेवल के सिम्टम है। और डायमेंशनल अप्रोच का एक फायदा ये भी होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा सिम्टम कम पाया जा रहा है या कम इंटेंसिटी के साथ है, और कौन सा सिम्टम ज्यादा इंटेंसिटी के साथ है। इसका फायदा हमें ये हो जाता है, जैसे इसका फायदा हमें ये हो जाता है कि आपको पता चल जाता है डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपने किस सिम्टम पर ज्यादा काम करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक है सिचुएशन, अ पर्सन माइट स्कोर हाई ऑन सैडनेस। अगर हम डायमेंशनल अप्रोच में जाते हैं तो हम सिम्टम्स की डायमेंशन देखना चाहते हैं कि कौन सा सिम्टम सिवियर है या कौन सा माइल्ड है। वो कहता है पर्सन माइट स्कोर हाई ऑन सैडनेस, एक बंदा जो है वो सैडनेस पर तो हाई स्कोर कर रहा है, बट लो ऑन स्लीप इश्यूज, उसको स्लीप इश्यूज कम है। अलाउइंग फॉर अ मोर नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कंडीशन। अब वो कहता है ये चीज हमें हेल्प करेगी जब हम सिम्टम्स की सेवेरिटी को या डायमेंशन को चेक कर लेते हैं, माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है, या कौन सा माइल्ड है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा सिवियर है। तो वो कहता है कि आपको और भी डेप्थ में जाने के लिए हेल्प मिलती है। आपको पता चल जाता है कि आपने किस सिम्टम पर ज्यादा काम करना है। हो सकता है कि वो सैड ज्यादा हो बट स्लीप इश्यूज कम हो, तो हम फिर सैडनेस की तरफ जाएंगे। हो सकता है कि सैडनेस अगर हमने ठीक कर ली या सैडनेस को खत्म कर दिया तो बाकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, या आपको बेसिकली पता चल जाए कि सैडनेस की रीजन क्या है, आप जब सैडनेस के पीछे जाएं तो वही हो सकता है कि उसका डिप्रेशन की रीजन हो। तो ये डायमेंशनल सिस्टम इस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होता है, और इसके अंदर दोनों ही अप्रोचेस यूज की जाती हैं, डायमेंशनल अप्रोच भी और कैटेगोरिकल अप्रोच भी। उसके बाद सेक्शंस इन DSM-3, ये मैंने नॉलेज के लिए लिख दिया यहाँ पर। 3 सेक्शन है DSM के अंदर। सेक्शन 1 सेट्स द स्टेज फॉर अंडरस्टैंडिंग द DSM एंड इट्स यूज। DSM को अंडरस्टैंड करना है, इसके यूज को अंडरस्टैंड करना है, तो सेक्शन 1 को पढ़ने आप। सेक्शन 2 क्या है, जिसमें के अंदर ये क्राइटेरिया दिए हुए हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। और सेक्शन 3 क्या, एक्सप्लोर्स इनोवेटिव अप्रोचेस इंक्लूडिंग डायमेंशनल मॉडल्स एंड इमर्जिंग डिसऑर्डर्स। इसके अंदर आप डायमेंशनल मॉडल को देखते हैं, इमर्जिंग डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इनोवेटिव अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इस सेक्शन को देखना है तो